पर कांवड़ यात्रा निकलती है। सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जब हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करते हैं तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत करती है। ये जो डबल इंजन के लोग दावा करते हैं, बताओ डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक गांव के विकास, हर एक अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने, सम्मान और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। और खेती करने वाले जानते होंगे कि ये बीजेपी वाले आए थे, कह गए थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों, बताओ कौन सी पैदावार की आपको कीमत मिल गई? तो यूपी चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के लिए दिग्गजों में छिड़ गई है आर पार की जंग। प्रचार के कुरुक्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और किसान के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। देखिए कुछ और तस्वीर। और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी तो सुधार ला रही थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की थी समाजवादियों ने। हमने कहा था हम कानून का राज लाएंगे, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे, गुंडागिर्दी और अराजकता पे लगाम लगाएंगे, दंगा मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। आज जब 5 साल के अपने लेखा जोखा के साथ हम सब आपके बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस प्रदेश में छोटी छोटी बातों को लेकर के सांप्रदायिक तनाव होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, आज भाइयों बहनों वहां पर कर्फ्यू नहीं लगता, बाजारों में बमबाजी नहीं होती। आज वहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है और हर हर बम बम के नारे के साथ कांवड़ यात्री निकल करके अपनी आस्था को व्यक्त करता। तो मतदाताओं के मिजाज के हिसाब से यहां पर नेताओं की भाषा भी बदल गई है। अखिलेश ने बीजेपी पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया, वहीं सीएम योगी ने दावा किया कि हमने किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए हर कदम उठाए हैं। खेती करने वाले जानते होंगे कि ये बीजेपी वाले आए थे, कह गए थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों, बताओ कौन सी पैदावार की आपको कीमत मिल गई? किसी फसल की आपकी आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक गांव के विकास, हर एक अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने, हर एक नौजवान को रोजगार प्रदान करने की दिशा में, हर एक महिला को सम्मान और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। तो यूपी का महासंग्राम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ अब बुंदेलखंड की तरफ बढ़ गया है और यहां पर योगी सरकार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती नजर आई। तो उधर अखिलेश यादव ने भी कहा कि डबल इंजन की सरकार में अगर कुछ डबल हुआ है तो वो करप्शन ही है। डबल इंजन के लोग दावा करते हैं, बताओ डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल के नहीं हुआ? जब हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करते हैं तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत करती है। हमने तय किया है वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं और सरकार बनेगी अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का कार्य सरकार करेगी। कोरोना कालखंड में समाजवादी पार्टी का नेता कहीं नहीं दिखे होंगे। लोग डबल इंजन
की सरकार ने फ्री में आपको टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार की सुविधा दी, और यही नहीं, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज वैक्सीन भी दे रही है, फ्री में वैक्सीन सबको। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है शरद जी आपका न्यूज 18 पर। सतीश प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी के समर्थक हैं, आपका भी स्वागत है सतीश जी। मनोज रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मनोज जी आपके पास ही आती हूँ। पहले चरण में और दूसरे चरण में दोनों सीटों को मिला दे तो 113 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान होना है। और यहां पर खड़े होकर आपका गणित क्या कहता है? भाषा भी अब बदल गई है। चुनाव प्रचार के दौरान गन्ना जन्ना की बात हो रही थी, 80-20 की बात हो रही थी, और अब करप्शन की बात हो रही है, अपराधियों की बात हो रही है। जी, एक्चुअली अगर आप मुझसे दिल की बात पूछें तो 80-20 की बात अब ज्यादा जरूरी है। लेकिन खैर, अब देखिए, मैं तो केवल एक पत्रकार हूं और अपना मत जाहिर कर सकता हूं। जो बीजेपी के लिए जो पहले 2 चरण बीते हैं, बीजेपी के लिए विचार करने का कारण है वो दोनों चरण, क्योंकि देखिए वोट परसेंटेज जो ड्रॉप की है या कम रही है, मुस्लिम एक बिल्कुल मिशन के तौर पे वोट कर रहे हैं, उनकी वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई है या नहीं आई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो जो उदासीन वोटर है वो बीजेपी को विचार करना चाहिए कि फिर वो कौन है उदासीन वोटर। तो ऐसे टाइम पे देखिए, भ्रष्टाचार जो सरकार 5 साल पहले जा चुकी है, अब उसके बारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना कोई बहुत मायने नहीं रखता। इस समय तो आपको ये बताना चाहिए कि आप वास्तव में आप मन से राष्ट्रवादी हैं, आप हिंदुत्व के विषय उठाइए जो कि लोगों को समझ में आए, उनको यकीन हो कि आपने दिल से बात करी है। मनोज जी, तो आप कह रहे हैं कि रणनीति पर थोड़ा और विचार करने की जरूरत है बीजेपी को। शरद त्रिवेदी जी, सुना आपने? रणनीति पे हम लोग परमानेंट विचार करते हैं, हमारा निरंतर काम चलता है। पहले दूसरे फेज में जो मतदान हुआ, जिस तरह का वोट परसेंटेज देखने को मिला और जिस तरह का वोटिंग पैटर्न देखने को मिला अलग अलग जिलों में, अलग अलग बूथों पर, उस पर आप क्या कहेंगे? शरद जी। हेलो। हाँ शरद जी, आप दोबारा प्रश्न बताएं। जी शरद जी, हमारा सवाल है, जो पहले और दूसरे फेज में वोटिंग हुई, परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा, बढ़ा नहीं है, घटा ही है 1-2%, लेकिन अलग अलग बूथों पर वोट पैटर्न में जरूर बदलाव देखने को मिला है। कहीं पर बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, मुरादाबाद की बात कर ले, रामपुर की बात कर ले, सहारनपुर की बात कर ले, तो अमरोहा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे जगहों पर बहुत कम वोटिंग हुई है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? आपका गणित, अंदर सर्वे भी हो रहा होगा, क्या खबर मिल रही, किस तरह का सर्वे सामने आ रहा? नहीं, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ ये तो सार्वजनिक सूचना है, लेकिन हमारी सूचना है कि हमारा जो भाजपा का अपना वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़ा है अब की बार। क्योंकि जिस तरह ये लोग सोच रहे थे कि जाटों को, किसानों को भड़का पाएंगे, उस तरह की ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और किसानों ने देखा है और व्यापारियों ने देखा है कि किस तरह से सुशासन हुआ है, किस तरह का विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। और किसानों के लिए जो काम भाजपा ने किया है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। लेकिन आपके गन्ना मंत्री तो कह रहे हैं कि 40 सीटों पर फर्जी मतदान हुआ है, एसपी-आरएलडी ने फर्जी मतदान करवाया और फिर से वोटिंग की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, पहले से ही जब चुनाव आयोजन घोषित हुआ था, तभी सपा ने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि हमें हार का ठीकरा किसके सर पे फोड़ना। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो प्रचार है उसमें सपा को नुकसान होगा। फिर अभी कल ही बरेली के जो सपा की विधायिका हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा, कहने लगे कि अगर चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन अगर हमारा साथ देगी तो हम जीत सकते हैं, अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं करी तो हम जीत सकते हैं। तो क्या आप भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं? क्या बीजेपी भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही? विपक्ष तो लगा ही रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं। आपके मंत्री, आपके गन्ना मंत्री चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि 40 जगहों पर फिर से वोटिंग होनी चाहिए। देखिए, जहां दिक्कतें हुई हैं, जहां ये चीजें प्रेस ने भी रिपोर्ट करी है, वहां के लिए तो हम चाहते हैं कि दोबारा चुनाव हो। चुनाव आयोग को लिखा गया है
और चुनाव आयोग इसकी समीक्षा करने के बाद जो उचित फैसला होगा वो लेगा। तो आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है और विपक्ष कह रहा है कि ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न और जिस तरह का मतदान, तो बीजेपी भी समझ गई है कि खेल हो गया है। बीएसपी समर्थक मनोज भी हमारे साथ मौजूद है, सतीश प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, अभी तक की वोटिंग पर आप क्या कहेंगे और आगे की क्या कोई रणनीति बीएसपी की बदलती हुई दिख रही है या इसी तरीके से बिना शोर शराबे के हाथी बढ़ता रहेगा? किसी को दिखेगा या नहीं दिखेगा हाथी? नहीं, देखिए, मुद्दा कि दिखना या ना दिखना नहीं है, सिर्फ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनना बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य नहीं। हम सीरियस मुद्दे उठाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगाई एक मुद्दा हो, बेरोजगारी एक मुद्दा हो, विकास एक मुद्दा हो, कानून व्यवस्था एक मुद्दा हो, और ये सवाल तमाम विपक्ष को सरकार से पूछने चाहिए। सरकार बाकायदा लोगों को भटकाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और बीजेपी ने भरपूर कोशिश करी है। देखिए, कहीं आप कैराना की बात करते हैं, कहीं आप मुजफ्फरनगर दंगे की बात करते हैं। अरे मुजफ्फरनगर दंगा पिछली सरकार के दौरान हो चुका और बाकायदा उस सरकार को लोगों ने सजा भी दे चुके। यही उत्तर प्रदेश की जनता थी जिन्होंने माना कि समाजवादी पार्टी की सरकार की वो गलती थी और उसको सत्ता से बाहर किया। लेकिन उसके बावजूद जब आपको सत्ता दे दी तो 5 साल बाद अब ये समय है कि बीजेपी ये बताए कि हमारे विकास के मुद्दे ये थे। देखिए, जिस इलाके में चुनाव हो रहा है उसमें बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा इलाका होता है, और ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि चाहे उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये दुर्भाग्य है, इसको मैं स्वीकारूंगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने तमाम विकास की योजनाएं बुंदेलखंड को लेकर के स्पेशल, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप बीएसपी सरकार पर लगता रहा करप्शन का मसला, कि बहुत भ्रष्टाचार हुए, काम तो हुए। एक जो आम धारणा है बीएसपी सरकार को लेकर कि काम तो हुए लेकिन करप्शन भी बहुत ज्यादा हुआ, क्या उस दाग से पीछा छूट पाया है बीएसपी का? क्योंकि इस फेज में, तीसरे फेज में करप्शन का मुद्दा एक बार फिर हावी है। नहीं, देखिए, अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन करता है, फाइनेंशियल कोई भी अपराध करने के साथ साथ आप फाइनेंशियल अपराध के साक्ष्य भी जनरेट करते हैं। अगर सरकार ने आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं बन जाएगा ना। अगर बीजेपी सरकार ने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये जिस तरह के आरोप लगाए थे, वो 5 साल की सरकार चलाने के बावजूद भी अगर उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, देखिए, अगर विकास करना ठीक है, समझ गई, आपकी बात समझ गई। शरद जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, तीसरे फेज के इलेक्शन के लिए आप क्या कहने जा रहे हैं? हमारे बसपा के मित्र ने कहा है, इनको दिला दूं कि यादव सिंह उत्तर प्रदेश में इतिहास उन्होंने बनाया है, जो नोएडा अथॉरिटी में सबसे बड़ा गबन हुआ है, और नोएडा अथॉरिटी के 3 चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो जेल में हैं। यही हालत एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की हुई है, यही हालत एलडीए की हुई है लखनऊ में। तो जो करप्शन की हद इन्होंने पार करी और संस्थागत रूप दिया है इन्होंने घूसखोरी को, वो उत्तर प्रदेश में नींवें हिल गई हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज की और उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन की। जी सतीश जी, तुरंत काउंटर कीजिए, वक्त बहुत कम है। सतीश जी, काउंटर कीजिए। हमने, अरे भाई सुनिए ना, 22,500 करोड़ का बैंक घोटाला हो गया, और बैंक घोटाला करने वाले कौन है? बाकायदा गुजरात के व्यापारी है ना। 2017 में केंद्र में सरकार थी, आपकी मोदी जी की सरकार थी, क्योंकि घोटालेबाज जो है अगर गुजरात का रहेगा तो उसको आप बचाते रहेंगे, और तमाम जो घोटालेबाज है, जो मोदी सीरीज के तमाम घोटालेबाज है, ठीक है, तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 2 चरण की जो लड़ाई है वो हो चुकी है। अब तीसरे चरण में महासंग्राम दाखिल होने जा रहा है। 20 तारीख को 59 सीटों पर मतदान होना है, और इसमें ज्यादातर हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड जो कि बहुत लंबे वक्त तक उपेक्षित रहा। बीजेपी सरकार का दावा है कि बीजेपी सरकार में ही बुंदेलखंड में कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई, हर घर जल पहुंचाने की कोशिश की गई, सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराने की कोशिश की गई। तो क्या इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग होगी? क्या वाकई में बीजेपी के दावों में दम है, या फिर यहां पर भी एक बड़ा हिस्सा तीसरे फेज में है? मैनपुरी की बात कर ले या उससे सटे हुए इलाके जो कि यादव बहुल हैं और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा तीसरे फेज की भी लड़ाई को। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।